की स्थापना शुरू होती है। तो इसके लिए मैंने इतिहास का एक वर्गीकरण जो आधुनिक इतिहास का काल विभाजन कहा जाता है उसको आपको बताया था, और उसमें जो प्रमुख चीज़ें थे उसको ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम देखें क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास। तो जो आधुनिक भारतीय संविधान है इसका प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, तो हमने कहा कि देखिए इसकी कहानी शुरू होती है 1600 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, वहां से कहानी शुरू होती है। तो 1600 से लेकर के और अगर हम 1772 तक के काल को देखते हैं तो इस दौरान जो पूरा काल है 172 साल का, इसको कहा जाता है कि वाणिज्यवाद का दौर, वाणिज्यवाद का दौर, ठीक। और इसमें क्या हो रहा था, केवल ट्रेड रिलेटेड कार्य होते, व्यापार संबंधित सारी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, और ब्रिटिश क्राउन का सीधा सीधा आदेश था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि आप भैया इंडिया से कमाओ और जो राजस्व है हमारा, जो हमारा टैक्स है वह हमें देते रहिए, ठीक। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं 172 सालों के अंदर कि जहां पर यह लगने लगा कि नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं कहीं भारत में अपना एक प्रभुत्व भी स्थापित करना चाह रही है। प्रभुत्व के रूप में क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि 1757 का बड़ा इंपॉर्टेंस है, जिसमें प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, इसमें अंग्रेजों की जीत होती है प्लासी के युद्ध में। और इसके बाद थोड़ा सा मनोबल हाई होता है। बहुत सारे इतिहासकारों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव को स्थापित किया। यह लाइन यहाँ से शुरू होती है प्लासी के युद्ध से। इसके बाद देखिए 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर बिहार में, प्लासी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, बक्सर का युद्ध स्टार्ट होता है। तो बक्सर के युद्ध में एकदम ही क्लियर हो गया कि जो बंगाल है, यहाँ बंगाल, और इसके बाद यहाँ पर बात करें हम तो बिहार की, यहाँ यह एकदम साफ साफ हो गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो चुकी। बहुत सारे इतिहासकारों ने फिर कमेंट किया कि बक्सर के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को स्थापित कर दिया। तो उसके बाद आप देखिए कि जो अगला काल शुरू होता है वह 1773 से लेकर के 1857 का माना जाता है। और इस काल को किस काल के नाम से जाना जाता है, तो कह रहा है यह उपनिवेशवाद के नाम से जाना गया, उपनिवेशवाद, ठीक। उपनिवेश क्या होता है, इसे कहते हैं कॉलोनी, कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, ठीक। यहाँ पर कॉलोनियलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका सीधा सा मकसद होता है जब कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर लेता है। कोई देश किसी देश के ऊपर अपना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर लेता है, इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं, इस विचारधारा को, ठीक। तो यहाँ पर उन्होंने किया, और पहली बार उन्होंने भारत में जमीनें कब्जा तो कर ही ली, खरीदना भी शुरू कर दिया, जगह जगह बहुत सारे एरियाज आप देखेंगे, और यहाँ से उनकी पूरी कहानी शुरू होती है 1773 से। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 1858 से लेकर के, यह पहला फेज है, यह दूसरा है और यह तीसरा। 1858 से लेकर के 1947 के अगर काल को देखा जाए तो यह साम्राज्यवाद के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म, जिसको कहा जाता है इंपीरियलिज्म, ठीक। इसका क्या मकसद है कि जब कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर अपना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता, मतलब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम किसके हाथ के कठपुतली बन गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के।
ठीक, हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उनके हाथ के कठपुतली बन गए। तो तमाम चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह है धीरे धीरे क्या होने लगा था कि यह कहीं न कहीं भारत में अंग्रेजी नींव को स्थापित करती। यह काल जो 90 वर्ष का आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही वास्तव में भारत कहते हैं कि यह अंग्रेजों का गुलाम रहा। 1857 तक के भारत को हम अंग्रेजों का गुलाम इसलिए नहीं कह सकते कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, जफर उसकी टाइटल थी और जफरनामा ही नाम से उसने अपनी पूरे शायरी जो रचना है उसको लिखा हुआ था। ठीक, तो उसकी भी कुछ लाइनें अगर आप सुनना चाहें तो कभी पढ़िएगा। उसमें एक बड़ी जबरदस्त लाइन है कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। यह जफरनामा की लाइन है। और हमने कहा कि बहादुर शाह जफर वास्तव में इस स्तर का शायर था कि उस दौरान कहा जाता था कि उस काल में उसके जैसा कोई दूसरा शायर नहीं हुआ। ठीक, तो यह काल हमने कहा 1857, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर सारी चीजों को हम देखते हैं तो यह कहा जाता है कि चूंकि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय उसका नाम है, वह जिंदा था, वह भारत का अंतिम मुगल बादशाह था, इसलिए वास्तव में तकनीकी रूप से अगर हम देखें ऑफिशियली तो भारत उनका गुलाम नहीं था। ठीक, यह कहानी इसलिए बताई जा रही है कि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, इस टॉपिक को नहीं समझेंगे, जो आपका टॉपिक क्या है, भारतीय संविधान का विकास, यह अंग्रेज थे कि जिनके वजह से हम आज के जो भारतीय संविधान को देख रहे हैं, तो कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से होती है, यहां से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक, तो कल हमने कहा था कि हम वास्तव में देखेंगे कि कैसे कैसे इस संविधान का जो राज्य व्यवस्था है भारत की, इसकी शुरुआत होती है। वास्तव में इस एक्ट का बड़ा महत्व है जो यहीं से शुरू होती है कहानी। ठीक, अब पहला इसमें हम लोग देखते हैं 1773। 1773 मैंने इसलिए कहा कि 1772 में ब्रिटिश संसद से एक अधिनियम पास होता है और आरोप क्या लगा था, क्यों यह अधिनियम पास हुआ? आरोप यह लगा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी भारत में बहुत कमाई कर रहे हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा भारत को इंग्लैंड दे रहे हैं। बहुत कमाई कर रहे हैं लेकिन बहुत छोटा सा हिस्सा कहां पे दे रहे हैं, इंग्लैंड में दे रहे हैं। तो उसी के अगेंस्ट में एक एक्ट बनता है जिसे बाद में क्या कहा गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो हम बात कर रहे हैं, इसको आप देखिए, रेगुलेट करना, जैसे रेगुलेटर आप इस्तेमाल करते हैं गैस जलाने के लिए, वैसे रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब है कि भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो कानून बनाया गया, इसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। तो क्या क्या बातें होती हैं इसमें? रेगुलेटिंग एक्ट क्यों इतना फेमस हुआ? पहली चीज, यह पहला कानून है जो भारत में हम लोग स्पष्ट रूप से इसको अपने ऊपर प्रभाव के रूप में देखते हैं। वह स्पष्ट प्रभाव क्या है? कुछ उपबंध है इसके अंतर्गत क्या किए गए, प्रोविजन जिसे हम कहते हैं। उपबंधों में अगर हम बात करेंगे तो पहली बात, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक, की स्थापना कहां पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? जो आप 1773 में देख रहे हैं, कलकत्ता में। तब कोलकाता नहीं था, कलकत्ता। ठीक, यहां पर। और इसमें कुल कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए? 4 न्यायाधीश इसमें नियुक्त किए गए और उसमें से एक का नाम था सर एलिजा हेम्पे। सर एलिजा हेम्पे, यह पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। ठीक है ना? तो यह इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है कि यह पहला एक्ट है जिसमें भारत में न्यायिक प्रणाली की शुरुआत होती है। किसकी? न्यायिक प्रणाली की शुरुआत, न्यायिक प्रणाली। और आज भी हम देख रहे हैं जो न्यायिक प्रणाली कहीं कहीं उसकी शुरुआत यहीं से होती है। दूसरी बात, वारेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल का गवर्नर था, अब उसकी रैंक बढ़ा करके गवर्नर जनरल कर दी गई। ठीक,
तो दूसरी लाइन यहाँ पे क्या लिखेंगे दूसरे उपबंध में कि वॉरेन हेस्टिंग्स यह जो है पहला गवर्नर जनरल यहाँ का बनाया गया। कहाँ का? बंगाल का। और उस समय कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वही वास्तव में बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो ये तीनों प्रांत थे, या हम ये कहें कि ये तो बंगाल प्रांत के अंतर में थे। बंगाल उधर आप चले जाए जिसे कहते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिर उधर मद्रास। तो ये तीनों प्रेसिडेंसियों पर अगर हम कहें कि उसका अधिकारी कौन था, सबसे बड़ा ऑफिसर कौन था, वह गवर्नर जनरल के रूप में जाना गया। और उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना? बंगाल और उधर बॉम्बे, बंगाल को आप कलकत्ता कहिए क्योंकि कैपिटल के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ये तीनों ही नाम जो है किसके कंट्रोल में आ गए? वॉरेन हेस्टिंग्स के कंट्रोल में आ गए। तो यह सबसे मूल परिवर्तन जो यहाँ पे देख रहे हैं। एक हमने कहा किस रूप में? न्यायिक प्रणाली की शुरुआत। ठीक, भारत में सुप्रीम कोर्ट जो वर्ड आज हम सुन रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय, इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? तो कहता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक, दूसरी बात, अगर हम कहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु क्या किया गया, तो बंगाल के गवर्नर को के पद को प्रमोट करके थोड़ा और हाई बना करके क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। केवल गवर्नर अब नहीं है, गवर्नर जनरल बन गया। तो उसका पूरा नियंत्रण यहां पर स्थापित हुआ। अब इसके बाद हम लोग अगला देखें। इस एक्ट के बाद देखिए तो 1784 का क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ? यहां पर प्रशासनिक सुधार किया गया। प्रशासनिक सुधार, और प्रशासनिक सुधार में क्या क्या किया गया? तो यहां पर आप देखेंगे कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक, जिसे नियंत्रक परिषद कहा जाता है, उसकी स्थापना होती है। और दूसरा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना होती है। ठीक, तो अगर हम इन दोनों को मिला करके, जिसे निदेशक मंडल कहा जाता है और इसको नियंत्रक मंडल कहा जाता है, ठीक, अगर हम इन दोनों को मिला करके बात करें तो यह कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक कार्य थे उनको और वाणिज्यिक कार्यों को, आर्थिक जो ढांचा था, दोनों को अलग कर दिया गया। प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक विभागों को अलग कर दिया गया, अलग किया गया। ठीक, और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को यह कहा जाता है कि यहीं से भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कहां से होती है? इसी एक्ट के माध्यम से पहली बार। ठीक, और इंग्लिश में अगर इसे हम देखेंगे तो क्या कहा जाता है? डायरार्की, जिसका मतलब है द्वैध शासन प्रणाली। दो लेवल पर प्रशासन, पहला लेवल क्या बन गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दूसरा बन गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। ठीक, अब तीसरी बात करते हैं हम लोग। तो 1793 का चार्टर ऑफ 1793, यहां से कहानी थोड़ी सी बदलेगी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां हैं, जिनका बड़ा तेजी से विस्तार हुआ था 1600 से लेकर के, और अभी तक आते आते लगभग 200 साल होने को थे, उन शक्तियों को थोड़ा सा नियंत्रित किया जाने लगा।
किस रूप में नियंत्रित किया जाने लगा कि अब भैया आपके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। क्या किया जाएगा? आपके जो कार्य हैं उसका भारत में रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू का आधार क्या बनेगा कि आप कितना टैक्स दे रहे थे अभी तक, अब कितनी वृद्धि की जा रही है टैक्स में, कितनी इनकम आपकी हो रही थी, उस इनकम को ऑडिट किया जाएगा। तमाम बातें इस चार्टर के माध्यम से शुरू होती हैं। इसलिए जो इंपॉर्टेंट लाइन इस चार्टर की बनती है वह यह बनती है कि कंपनी के कार्यों की प्रत्येक 20 वर्ष पर समीक्षा की जाएगी। ठीक, यह चीज यहां पर बताया जाए। तो कंपनी के कार्यों की समीक्षा का मतलब क्या है कि रिव्यू का मैटर आया। तो हमने कहा यहां से कहीं न कहीं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वह क्राउन के ऊपर एक दबाव डाल रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरी प्रॉफिट को अकेले ही अपने पास रखना चाह रही, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो कहने का मतलब है कि यहां से स्टोरी इसलिए बदल गई कि जो लाइन लिख दिया कि प्रत्येक 20 वर्ष पर कंपनी के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अभी तक ऐसा कोई उपबंध नहीं था जिसके तहत कंपनी के कार्यों की कोई समीक्षा की जाए, लेकिन इसकी शुरुआत आप देखेंगे यहां से हो चुके 1793 के चार्टर से। अब इसका मतलब है कि जो अगला चार्टर आता है वह कब आएगा? अगले 20 वर्ष बाद। तो 1793 के बाद आप देखेंगे जो चार्टर आ रहे हैं वह है 1813, 1835 और 1853, सब 20 साल बाद आते जा रहे हैं। और 1853 के बाद मामला थोड़ा बदल गया क्योंकि उससे पहले 1857 की क्रांति हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन है भारत में वो समाप्त घोषित कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष रूप से भारत का प्रशासन अपने अधीन रखा, जिसको भारत सचिव के माध्यम से चलाना प्रारंभ किया। ठीक, 1813, 1835, 1853। अब 1813 का चार्टर क्या करता है, इस स्टेट को देखते हैं। 1813 का चार्टर। ठीक, अब एक चीज और बताइए कि आप लोगों को शायद ये भी कंफ्यूजन हो कि चार्टर क्या है, ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो आज आपको बता दें चार्टर ऑर्डिनेंस एक्ट। ठीक, इसके बाद यह सारी बातें लगभग एक इसलिए है कि कुछ कानून इसमें जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे एक्ट की बात हम करते हैं तो उसे एक्ट कर दिया जाता है। कुछ ऑर्डिनेंस अध्यादेश होते हैं, जैसे आर्टिकल 123 में आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है। भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। वैसे ही राज्यों में राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत, आर्टिकल 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश क्या है? यह विशेष प्रकार का एक आदेश होता है। यह तब तक लागू होता है कि जब तक उससे संबंधित विषय पर संसद ने या राज्य के विधानमंडल ने कानून का निर्माण न कर दिया। अर्थात यह कोई स्थायी प्रोविजन नहीं है, अस्थायी उपबंध नहीं है। यह तब तक चलेगा कि जब तक संसद ने मान लीजिए पहले से कोई विधि न बनाई हो और कोई ऐसी स्थिति आ गई कि नए कानून की जरूरत पड़े, तो वहां पर एक कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है केंद्र में, और राज्यों में राज्यपाल के पास होती है, जिसे अध्यादेश के नाम से जाना जाता है, और वह उसको लागू कर सकता है। लेकिन जैसे ही संसद ने या राज्य के विधानमंडल ने उस पर कोई विशेष नियम बना दिए तो कहीं कहीं वह कानून फिर वहां से शून्य हो जाता है। लेकिन अपने समय में उसका वही महत्व रहता है जैसे संसद के द्वारा बनाए गए कानून का होता है। तो हमें उम्मीद है कि लाइन भी समझ में आ रही होगी। तो ऑर्डिनेंस क्या है? अध्यादेश से हम कहते हैं। ठीक, वैसे अब बात करते हैं चार्टर। चार्टर को कहा जाता है यह रॉयल ऑर्डर, रॉयल ऑर्डर। ठीक,
जिससे क्या कहा जाता है, मेडीवल काल में इसे फरमान कहा जाता था, फरमान जारी हुआ है, ठीक है ना। तो फरमान क्या है, एक विशेष प्रकार का आदेश यह भी होता है जो शाही आदेश कहा जाता है, हिंदी में उसे शाही आदेश, और अगर उधर देखेंगे कि मध्यकाल में, इसलिए हमने कहा फरमान वर्ड जारी होता था, फरमान जारी हुआ है। तो कभी कभी लोग कमेंट में भी कहते हैं अरे क्या आपने कोई फरमान जारी किया क्या कि हम मानने के लिए इसको बाध्य हैं। तो फरमान होता था जिसे मानने के लिए हम क्या होते थे, बाध्य होते थे। तो यह सारी चीजें एक कानून के निर्माण के क्रम में धीरे धीरे शब्द विकसित हुए हैं, इनका कोई ऐसा नहीं कि बहुत अलग से कोई मतलब है, यह कानून की अलग अलग परिस्थितियां हैं जो समय समय पर लागू होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधे यही आते हैं 1833 का चार्टर। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहला मामला कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में चाय और चीनी को छोड़कर अन्य सभी चीजों पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त घोषित किया गया। ठीक, कौन सा एकाधिकार, ट्रेड मोनोपोली इंग्लिश में से कहते हैं। अभी तक क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी थी इंग्लैंड की जो भारत में अनियंत्रित ढंग से, अनकंट्रोल ढंग से किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर सकती थी। लेकिन यह जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत है, यह वास्तव में औद्योगिकरण की शुरुआत मानी जा रही है यूरोप में। और शुरुआत नहीं थी बल्कि औद्योगिकरण वहां अपने चरम पर पहुंच रहा था। अब वहां की मार्केट उसके लिए कम पड़ रही थी, तो अन्य देशों में वह मार्केट अपनी तलाश रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी कोई इकलौती कंपनी अब इंग्लैंड में नहीं बची थी कि जो व्यापारिक वर्चस्व बना सके। अन्य कंपनियां भी ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंज दे रही थी, चुनौती दे रही थी। और इसी चुनौती के क्रम में पहला नियंत्रण हमने कहा, जब संसद में ये मामले उठने लगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत लाभ कमा रही है, सारा पैसा इंडिया में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर हड़प कर जा रहे हैं, वो आ रहे हैं इंग्लैंड में वापस, तो अपनी अपनी निजी संपत्ति में काफी इजाफा उनके हो रहा, वृद्धि हो रही है। तो एक प्रश्न चिन्ह वहां पे लगा, किस बात को लेकर के कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्राउन, अपने पार्लियामेंट के प्रति लॉयल है या नहीं है, क्योंकि टैक्स चोरी तो हो रही थी। यह खुद उनकी अपनी रिपोर्ट में आ रहा है जो पार्लियामेंट ने वहां की जांच की। यह खुद क्राउन को संज्ञान में आ गया कि नहीं, मैटर कुछ गंभीर है। और अन्य कंपनियां यह शिकायत बार बार कर रही थी कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति क्यों दी गई है, हमें क्यों नहीं मौका मिलता, हम उससे ज्यादा टैक्स देंगे। तो जब इस तरीके की बातें डेवलप हुई कि हम उससे ज्यादा टैक्स देंगे, तो निश्चित रूप से एक चीज यहां पर हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम दुश्मन पैदा हो गए इंग्लैंड में। ठीक, और तो क्या काम किया गया इसके ऊपर, कहा गया कि चाय, यहां ध्यान दीजिएगा, चाय और चीनी, चीनी का मतलब यहां शुगर नहीं है, चीनी का मतलब चाइनीज है, चीन, चाय और चीन को छोड़ करके, तो चीन के लोगों को चीनी कहा जाता है, तो कहा चाय और चीन को छोड़ करके, तो चीनी का मतलब यहां मत समझो जानबूझ के लिखा गया चीनी है, चीनी वर्ड लिखा जाता है चाइनीज के लिए, ठीक है ना। तो चाय और चीन को छोड़ करके बाकी सभी चीजों पर व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो गया। यह तो पहली बात हुई, आर्थिक नियंत्रण स्थापित हुआ। दूसरा जो मैटर यहां पर उभर करके आता है, इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शिक्षा के विस्तार हेतु
हेतु 1 लाख रुपए, ये फिक्स अमाउंट रखा गया, 1 लाख रुपए सालाना निवेश करेंगे। कितना? 1 लाख रुपए। ठीक, तो यह जो 1 लाख रुपए का मैटर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लगाया गया। इस 1 लाख रुपए का मतलब ये हो गया कि कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध के साथ साथ कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था को भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंप दिया गया, भारत की शिक्षा व्यवस्था, और उनके ऊपर एक आर्थिक प्रतिबंध यह भी लगाया गया कि यह तो आपका क्लियर है भैया, यहाँ पे अब 1 लाख रुपए खर्चा करिए। उस समय सोचे कि 1813 में 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी रही होगी। ठीक, ये साफ अमाउंट है 1 लाख रुपए, 99,000 बिल्कुल नहीं है, 1 लाख याद रखे, ये सारी चीजें हैं। तो यह दूसरा प्रतिबंध था। और इसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट इसमें शामिल होता है, पहली बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि ब्रिटेन से, यूरोप से जो ईसाई मिशनरियां हैं उनको भी भारत में आने की अनुमति मिल गई। यूरोप से भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति दी जाने लगी। उन्हें भी भारत में आना था, उन्हें भी भारत में बसाया जाना था। क्यों? क्योंकि शिक्षा का जो पूरा मामला था तो कौन देखभाल करता? तो ईसाई मिशनरियां करते। ठीक, आज भी आप देखते हैं जितने भी क्रिश्चियन स्कूल हैं वह सब किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं? मिशनरीज के द्वारा। उसका हेड होता है बिशप, उसका हेड होता है पोप। पोप जो है उसका ईसाइयों में सर्वोच्च धर्माधिकारी होता है, और बिशप सेकंड कैटेगरी का टॉप मोस्ट ऑफिसर होता है। जैसे सेना में ब्रिगेडियर और जनरल की बात होती है, तो ब्रिगेडियर हो गया बिशप इधर, और उधर हो गया वो भैया आपका पोप। ठीक, एक तुलना मैं वैसे नहीं कर रहा हूं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल एकदम अलग ही हैं, इस रूप में कि आप थोड़ा समझ जाएं रैंक एंड फाइल सिस्टम। यह बात यहां पर हो रही थी। अब इसके बाद चलिए, यह तो बीत गया। अगला चार्टर आता है कौन सा? 1833 का चार्टर। 1833 का चार्टर। 1833 के चार्टर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा था? चार्टर ऑफ 1833 जिसे कहा जाता है, इसमें क्या हुआ? अभी आप चाय और चीन देख रहे थे ना कि वहां पे उनको छोड़ करके, तो अब कह रहा है कि चाय और चीन पर भी कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त घोषित किया गया। घोषित किया गया। ठीक, घोषित किया गया। तो यह चीज यहां पर जाकर के बिल्कुल समाप्त हो गई, एकदम क्रम से है। वहां चाय और चीन को छोड़ करके यहां पर चाय और चीन के मैटर को भी क्या किया गया? कहा कि यहां पर भी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होता है। अब तो ईस्ट इंडिया की कंपनी की कहानी जो है भारत में यही खत्म दिखाई दे रही है, इस रूप में खत्म दिखाई दे रही है कि जो पूरा उसका आर्थिक मामला था वह कहीं कहीं अनियंत्रित हो गया, कंट्रोल कर दिया गया, मतलब एकदम सीज कर दिया गया, समाप्त। कारण क्या था? आप देखिए कि इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हुआ जिसका नाम एडम स्मिथ। आज जो हम निजीकरण की बात करते हैं ना, उसका जन्मदाता कौन है? एडम स्मिथ, जिसकी बड़ी फेमस रचना है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ अ नेशन, राष्ट्र की पूंजी। बड़ी चर्चित किताब है जो आप में पूछी भी जाती है, कभी कभी परंपरागत क्वेश्चंस में उठा करके देखे तो। और उसी ने एक टर्म यूज किया जिसे कहा जाता है लेसेस फेयर अर्थव्यवस्था। लेसेस फेयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। लेसेस फेयर का क्या मीनिंग है? व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। लेकिन यह शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का नहीं है, यह फ्रेंच भाषा का है। और इसकी शुरुआत, इस शब्द का यूज सबसे पहले कौन किया था? फ्रांस में एक व्यक्ति था जिसका नाम था विंसेंट डिगोर्ने। उसने सबसे पहले लेसेस फेयर शब्द का इस्तेमाल किया था। हुआ क्या फ्रांस में? एक छोटी सी कहानी
कि वह रोज व्यापार करता था, सामान बेचता था, खरीदता था, बेचता था, खरीदता था, प्रॉफिट देखता था। एक दिन अचानक देख रहा तो जितने रुपए का सामान खरीद करके लाया था सारा बिक गया, और जितने का उसने बेचा खरीदा था, जो बचा हुआ पैसा था वो उससे कम था। तो दिन भर का पूरा जोड़ा कि कौन कौन सा कर हमने दिया, कौन सा टैक्स हमने पे किया आज। तो धर्म के नाम पर कर दिया, राज्य का कर दिया, लोकल टैक्स दिया, इतने प्रकार के टैक्स वहां फ्रांस में उसमें लग रहे थे कि कुल मिलाकर के अगर वो 500 रुपए का सामान खरीदा था तो उसके पास जो बची हुई आमदनी थी वह 470 रुपए 60 रुपए के हिसाब से थी। अब वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ, फ्रस्ट्रेट होकर के बड़े गुस्से में बोलता है फ्रेंच भाषा में, लेसेस फेयर, लेसेस फेयर, लेसेस फेयर, अर्थात मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। राज्य कौन होता है मेरे ऊपर टैक्स लगाने वाला, राज्य कौन होता है मेरे ऊपर टैक्स लगाने वाला। और यहां से पूरी कहानी बदल जाती है। उसी बात को एडम स्मिथ ने यूज कर लिया अर्थशास्त्र में अपने, ठीक, लेसेस फेयर, निजीकरण। अब इसमें क्या हो गया कि प्रतियोगी बाजार व्यवस्था की स्थापना होती है। प्रतियोगी बाजार व्यवस्था, प्रतियोगी बाजार व्यवस्था तब तो नहीं हो सकती ना कि जब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी ही रहे। कंपीटिंग मार्केट इकोनॉमी, निजीकरण की बात। प्रतियोगी बाजार व्यवस्था तब लागू होगी भैया जब, ध्यान से समझिएगा, कि अन्य कंपनियों को भी मौका मिलेगा। तो अब इंग्लैंड की अन्य कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने का लाइसेंस दिया जाने लगा। वह भी भारत में आकर के अपने व्यापार को कर सकते थे, ठीक। तो इस प्रकार से यह जो पूरी व्यवस्था है वह किसके अधीन चली गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन के अधीन। और यहां पर जो है यह मैटर क्लियर हुआ कि नहीं, अन्य कंपनियों को मौका दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, प्राच्य और पाश्चात्य, जो आपने बीएड में पढ़ा होगा, विवाद, ठीक। यहाँ मातृभाषा में शिक्षा, इसका मतलब है मातृभाषा में शिक्षा, और यहां पर किसमें, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा, ठीक। यह लाइन यहां पर शुरू होती है, यह डिबेट शुरू होता है। तो एक तरफ यहां पर मैकाले जैसे लोग थे, मैकाले, और एक दूसरा गुट था जो यहां पे देख रहा था, विलियम जोन्स और सब लोग इसमें थे। तो यह डिस्प्यूट जो है उजागर हुआ, और यही जो है भारत में मैकाले की जिद के आगे जो उस समय के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और उसी समय में भारत में राजा राम मोहन राय भी आपको दिखाई देंगे। तो उन तमाम चीजों को आपको अगले लेक्चर में कल बताया जाएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। और खूब जम के पढ़िए, बहुत सारी चीजें आज आपको बताई गई हैं, और वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी भी एक्ट में मैं वह जरूर आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो पढ़ते जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।